हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। और आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स जनवरी और दिसंबर के। शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में किस राज्य ने अपने दो जिलों औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम को परिवर्तित किया है? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम इन्होंने क्या कर दिया है? औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धारा शिव रख दिया है। ठीक है, देखिए ये सभी करंट अफेयर्स जो आपको बताए जा रहे हैं, जो भी आर ओ का एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होना है जुलाई में होगा, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जुलाई में होगा उसके, और यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम जो जून में होना है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सितंबर का है, दिसंबर का रहेगा, जनवरी का है, फरवरी का है। इसमें पूरा एक साल का करंट अफेयर है जो कि हम इसमें कवर करने वाले हैं। रोज़ थोड़े थोड़े पार्ट 15-15 मिनट का वीडियो बनाएंगे ताकि आप आसानी से पूरी ये यूथ कंपटीशन की बुक है इसको हम कवर कर सकें ताकि, ठीक है। और इसमें बहुत ही प्रश्न अच्छे हैं, उनकी डिटेल भी विस्तृत जानकारी दी गई है जो कि जितना हमें मालूम होना चाहिए। देखिए इसमें पहले जो हमने अभी क्वेश्चन देखा, दो जिलों का नाम, ये इंपॉर्टेंट है, औरंगाबाद और उस्मानाबाद, ये महाराष्ट्र में है। संभाजी नगर कर दिया गया औरंगाबाद का, और उस्मानाबाद का धारा शिव कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 18 दिसंबर 2023 में निम्नलिखित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का नामकरण किया? यह राजकोट किला है। इसमें देखिए इसकी डिटेल देख लेते हैं, विस्तृत जानकारी इसकी क्या है। अनावरण तिथि है 4 दिसंबर 2023 को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस भी मनाया गया है। और अनावरण स्थल है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले में। अनावरित प्रतिमा छत्रपति शिवाजी महाराज की है और अनावरण करता है प्रधान नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2023 में भारत सरकार ने किस संगठन को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया है? इसका ऑप्शन है सी, तहरीक ए हुर्रियत जम्मू एंड कश्मीर। इसको विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया है। आइए इसकी विस्तृत जानकारी हम देख लेते हैं। इसमें क्या है कि घोषणा 31 दिसंबर 2023 को किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। कानून, किस कानून के तहत? विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम UPPA 1967 की धारा 3(1) के तहत। कारण क्या है? जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवाद और भारत विरोधी प्रचार को बढ़ावा देना, भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के प्रति कुल कार्य करना। ठीक है, इसमें अन्य महत्वपूर्ण इसके तथ्य देख लेते हैं क्या है। अक्टूबर 2023 में भारत सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे का क्या नाम रखा गया है? इस हवाई अड्डे का नाम क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन डी इसमें सही है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में कुछ, लोकार्पण की तिथि क्या है? 30 दिसंबर 2023 प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। और लोकार्पित हवाई अड्डा क्या है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या। आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि यह आधुनिक हवाई अड्डा लोगों को अयोध्या धाम और दिव्य भव्य राम मंदिर से जोड़ेगा। पहले चरण में सालाना क्षमता 10 लाख यात्रियों की है, दूसरे चरण में इसकी सालाना क्षमता 60 लाख यात्रियों की हो जाएगी। और टर्मिनल भवन का अग्रभाग अयोध्या के निर्माणाधीन श्री राम मंदिर की वास्तुकला को दर्शाता है। और इसके साथ ही इसमें देखिए, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। साथ ही 2 नई अमृत भारत ट्रेनों, कौन कौन सी हैं? दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, और मालदा टाउन सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, और 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी उन्होंने दिखाई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर, दिसंबर 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय का शिलान्यास किया है? यह है गुजरात के गांधीनगर में। इस समय गुजरात के गांधीनगर और जामनगर, इन सब में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि बहुत सारी चीज़ों का केंद्र इस समय गुजरात बना हुआ है। अब देखते हैं इसकी डिटेल। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय का शिलान्यास
30 दिसंबर 2023 को किया गया। गांधीनगर गुजरात में शिलान्यासकर्ता कौन है? केंद्र गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं। और इसका इम्पोर्टेंट अन्य तथ्य क्या है? इस अवसर पर अमित शाह ने NCDFI, ये देखिए, ई मार्केट अवार्ड 2023 समारोह को संबोधित किया। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, वर्तमान में भारत विश्व के दुग्ध उत्पादन में 24% हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर है। ठीक है, ये याद रखना है कि पहले स्थान पर है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके बारे में भी कुछ जानकारियाँ देखते हैं कि क्या है। काशी तमिल संगमम 2023, उद्घाटन तिथि 17 दिसंबर, उद्घाटन स्थल क्या है? वाराणसी है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आयोजन अवधि 17 से 30 दिसंबर 2023। इसका उद्देश्य क्या है? देश के दो सबसे बड़े, महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा पीठों तमिल और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव मनाते हुए इनकी पुष्टि करना और पुनः अन्वेषण करना है। इसके महत्वपूर्ण अन्य तथ्य क्या हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने तिरुकुरुल, मणिमेकलाई और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्य के बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद को भी जारी किया है। विशेष इसमें क्या है कि काशी तमिल संगमम का यह दूसरा चरण है। इससे पहले पहला चरण कब आयोजित किया गया था? 16 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है 23वां प्रश्न है, दिसंबर 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो वह गांधीनगर में किया है। अनावरण तिथि 24 दिसंबर और अनावरण स्थल क्या है? कलोल, गांधीनगर, गुजरात। अनावरण करता है अमित शाह जी। प्रतिमा की ऊंचाई है 15 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में किसने विकसित भारत @2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल का शुभारंभ किया है? इसका शुभारंभ भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। शुभारंभ तिथि क्या है? 11 दिसंबर 2023। शुभारंभकर्ता कौन है? नरेंद्र मोदी। वर्चुअल माध्यम से इन्होंने इसे किया था। इसका उद्देश्य क्या है? देश की राष्ट्रीय योजनाओं, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के निर्माण में देश के युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप देश के युवाओं को एक मंच प्रदान करना है। अब इसके साथ ही हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में केंद्रीय मंत्री ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? यह सूरत हवाई अड्डा है। सूरत हवाई अड्डे के बारे में देख लीजिए। 15 दिसंबर 2023 को इसको यह दर्जा प्रदान किया गया था। किसने प्रदान किया था? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। इससे क्या होगा? विदेशी पर्यटकों के लिए दरवाजे खुलेंगे और विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। अगला हमारा प्रश्न है 26वां नंबर, दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने वाले केंद्र सरकार के निर्णय पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस पीठ की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो वह कर रहे हैं न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ कर रहे हैं। ठीक है, अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने। ठीक है, कितने सदस्य? 5 सदस्यीय पीठ में शामिल न्यायाधीश जान लीजिए। मुख्य न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत। इसके महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य दर्जा प्रदान करने वाला संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और यह कभी संप्रभु नहीं था। अपने ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष अदालत ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 5 अगस्त 2019 के फैसले को सही ठहराया। शीर्ष न्यायालय ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करने और 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इसमें विशेष क्या है ये भी देख लेते हैं। ध्यातव्य है कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले प्रावधानों को समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। 27वां नंबर, दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने भारत के किस लोक नृत्य को अपने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया? यह है B ऑप्शन, गरबा को शामिल किया है। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं।
संदर्भ में देखिए क्या लिखा है। 5 से 9 दिसंबर 2023 तक बोत्सवाना के कसाने में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक के दौरान गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। गरबा इस नृत्य में शामिल होने वाला भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। गरबा नृत्य क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है जो हिंदू त्योहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है। और इसके साथ ही देख लीजिए ये हैं हमारे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। कुट्टियाट्टम, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, रामलीला, रम्मन, छऊ नृत्य, कालबेलिया, मुडियेट्टू, लद्दाख का बौद्ध संचार, बौद्ध मंत्रोच्चार, संकीर्तन, मणिपुर का अनुष्ठान गायन, ढोल वादन एवं नृत्य, पंजाब की जंडियाला, गुरु के ठेठों द्वारा पीतल और तांबे के बर्तनों पर बनने वाले पारंपरिक शिल्पकला, नवरोज, योग, कुंभ, और इनका ईयर भी इधर दिया हुआ है। कुंभ को कब शामिल किया गया है? 2017 में। कोलकाता की दुर्गा पूजा को 2021 में, और गुजरात के गरबा को 2023 में अभी हाल फिलहाल में शामिल किया गया है। ठीक है, 2023 में गरबा को शामिल किया गया। अगला हमारा प्रश्न है, दिसंबर 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में किस ब्लॉक को पहला स्थान मिला है? तो वह तिरियानी कुमुरम भीम ब्लॉक को मिला है। इसे जारी करने की तिथि देख लीजिए, 27 दिसंबर को नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था। परिचय इसका देख लें। यह नीति आयोग द्वारा जारी देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों की उपलब्धियों पर आधारित पहला डेल्टा रैंकिंग है। इसमें कौन कौन से देख लीजिए, इसमें कौन कौन से वो शामिल हैं ब्लॉक। शामिल ब्लॉक 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों को इसमें शामिल किया गया है। और एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम के अंतर्गत शीर्ष 2 स्थान पाने वाले, शीर्ष का ही रहता है, तो इसमें तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के तिरियानी कुमुरम भीम ब्लॉक और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक। ठीक है, इसके आगे का देख लीजिए, अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम रैंकिंग। इसमें शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? रायगढ़ उड़ीसा और जमुई बिहार ने। ठीक है, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले की जांच हेतु किसकी सदस्य अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता में। देखिए, जिसकी विस्तृत जानकारी हमें नहीं आवश्यक है उसकी व्याख्या नहीं करेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो आप पॉज करके आप उसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? यह इंपॉर्टेंट है, तो यह कोलकाता है। इसके अनुसार सी ऑप्शन इसका सही है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। जारीकर्ता कौन है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। और भारत के सबसे सुरक्षित 5 शहर कौन से? कोलकाता, चेन्नई, कोयम्बटूर, सूरत और पुणे। इनमें सबसे सुरक्षित कोलकाता है, और ये सभी भी हैं, लेकिन अगर प्रथम, क्योंकि इन ऑप्शन में देखिए सबके नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको शीर्ष बताना था इसमें, तो कोलकाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में बी आर अम्बेडकर की मोम की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई? तो यह जयपुर में स्थापित की गई है। किस जगह पर? जयपुर वैक्स संग्रहालय, नाहरगढ़ किले में। मूर्ति 5 फीट 11 इंच है, और इसका वजन क्या है? 38 किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां, दिसंबर 2023 में पारित केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2023 के अनुसार समक्सरका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? यह तेलंगाना राज्य में की जाएगी। अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल। क्या है कि इसकी स्थापना कहाँ की गई? मुलुगु, तेलंगाना में की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय आकांक्षा को पूरा करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और जनजातीय समुदाय के बीच अनुसंधान को बढ़ावा देना। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हमें देख लेना चाहिए। विश्वविद्यालय का नाम माँ और बेटी समक्का और सल्लामा सरक्का के नाम पर रखा गया है। तेलंगाना के निवासी समुदायों की सुरक्षा के लिए भेजी आदि पराशक्ति की अभिव्यक्ति माना जाता है जिनको। ठीक है, इन दोनों को माँ बेटी के नाम पर जिनके रखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में एक ही दिन में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। बी ऑप्शन हमारा सही है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्तराखंड या पहला राज्य बन गया है, जो एक दिन में इसने 18 जीआई टैग प्राप्त किए थे। ये इनकी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। अब तक उत्तराखंड के कुल 27 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। और इसके साथ ही ये भी याद रखना है कि उत्तराखंड के सभी जिलों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला 2 उत्पाद योजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है ये वाला, स्वरवेद।
दिसंबर 2023 दिसंबर रुकिए तो देखिए दो दिसंबर 2023 में काशी में निर्मितस्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन किसने किया? इसे किया है नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी के द्वारा वाराणसी के उमराहा में 180 फीट 7 मंजिला है महामंदिर। और महामंदिर का ये जो निर्माण है विहंगम योग संस्थान की ओर से कराया गया है। मकराना पत्थर से इसका निर्माण किया जा रहा है। इसका महत्व क्या है? स्वरवेद मंदिर भारत के सामाजिक और आध्यात्मिक समर्थन का एक आधुनिक प्रतीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसके देख लेते हैं। मंदिर में 125 पंखुड़ियों वाले कमल के गुंबदों के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें एक साथ 20,000 लोग बैठ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 20,000 लोग बैठ सकते हैं, जो इसे विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्रों में से एक बनाती है। सदगुरु आचार्य स्वतंत्र देव और संत प्रवर विज्ञान देव ने 2004 में इस विशाल ध्यान केंद्र की नींव रखी थी। 2004 में रखी थी और अभी यह जाके कंप्लीट हुआ है। अगला हम देख लेते हैं, किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण स्वीकार किया? तो वह है हमारे फ्रांस के। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आज का हमारा करंट अफेयर। तो फिर अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।